उसकी पिटाई हो जाती थी, उसको भला बुरा सुना दिया जाता था, क्योंकि अपना बेटा जो था छोटा था। इन्होंने बताया कि 8-9 साल की उम्र से मुझे याद है कि मैं उदास रहने लग गया था। मेरे को खुशी महसूस होना कम होती जा रही थी और मैं बहुत रोता था, बहुत अकेले में परेशान होता था। मैंने बहुत कोशिश की कि किस तरह से मैं अपने असली माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया उनके पास चला जाऊं। शादी के बाद इनकी जो वाइफ आई, उनसे भी इनको प्यार नहीं मिला। वो भी अपने अपने में मस्त मौला रहने वाली लेडी। इनको अपनी पत्नी के 4-5 अफेयर अलग अलग समय पर पता चलते रहे कि वहां पर जब ये डूबने के लिए उतर रहे थे धीरे धीरे, तो वो बाबा बांसुरी छोड़कर इनके पास आए और बोले, हेलो माय डियर वंस, बेहद खुशी के साथ ये डिप्रेशन रिकवरी केस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये व्यक्ति जब मेरे पास आए थे तो इनकी कहानी कुछ यूं थी कि इनकी माँ जो थी उन्होंने इनको गोद लिया था, क्योंकि शादी के 12 साल बाद भी उनके कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अपनी ही रिश्तेदारी में बहुत जगह बोल रखा था कि मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं माँ नहीं बन सकती। बहुत रोती थी, बहुत परेशान होती थी और हर जगह दुआ मांगी थी कि इनकी गोद किसी तरह से हरी हो जाए। तो खैर, इनकी जो माँ थी पैदा करने वाली, उन्हें तरस आया और उन्होंने अपना बच्चा इनकी जो माँ जिन्होंने इनको पाला उनको दे दिया। ये ऐसे भाग्यवान साबित हुए कि जब ये आए तो 2 साल बाद ही इनकी माँ जो पिछले इतने सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। और फिर इनका भाई आया, लेकिन वो माँ जो इनको पाल रही थी वो बदलने लगी। जब खुद का बेटा आ गया इस दुनिया में, तो जिस बेटे के भाग्य से आया वो, उस बेटे के साथ ही दोगलापन शुरू हो गया, दुर्व्यवहार शुरू हो गया और मासूम बच्चा उसे झेल नहीं पा रहा था। उसकी पिटाई हो जाती थी, उसको भला बुरा सुना दिया जाता था, क्योंकि अपना बेटा जो था छोटा था। उनके नज़रों में कि तो मेरा सगा बेटा है। वो ये भूल गई थी कि ये जो उन्हें अब माँ बनने का सौभाग्य मिला है वो इसी बच्चे के शुभ कर्मों की वजह से हुआ है। ये सब भूलकर उन्होंने इसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। हालांकि इनके फादर अच्छे थे, वो बहुत उन्हें समझाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस बच्चे के इतने शुभ कदम है, इसी की वजह से ये दूसरा बेटा हमारी ज़िंदगी में आया है। लेकिन वो माँ मान ही नहीं रही थी और इनके साथ बहुत खाने पीने, कपड़ों में, खिलौनों में, हर चीज़ में भेदभाव करने लगी। तो छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बताया कि 8-9 साल की उम्र से मुझे याद है कि मैं उदास रहने लग गया था। मेरे को खुशी महसूस होना कम होती जा रही थी। मुझे खिलौने भी खुश नहीं करते थे। मुझे अपने भाई के साथ खेलना अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं खेलता था तो माँ किसी न किसी बात पर मुझे मार देती थी, डांट देती थी, वहां से भगा देती थी। तो इस तरीके का व्यवहार इन्होंने मुझे बताया कि मुझे याद था कि जब मैं मैडम 15-16 का हुआ, तब तक मैं पूरी तरह से बुझ चुका था। मैं जिंदगी जी रहा था, बड़ा हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर उस समय के जो मेरे यार दोस्त थे, उनके अंदर जो उत्साह उमंग था, वो कभी साथ में जो लड़कियां होती थी उन्हें भी देखते थे, हंसी मजाक भी करते थे। मेरा किसी बात में इंटरेस्ट नहीं आता था। मुझे सब जिंदगी ऐसी लगती थी कि सामान्य जैसी बिल्कुल। और मुझे क्योंकि प्यार नहीं मिल रहा था बल्कि दूर मिल रही थी, तो जैसे मैं अंदर से बिल्कुल टूटता जा रहा था, लेकिन मैं किसी को कह नहीं पा रहा था। मेरे जो माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया था, उनके बारे में मुझे 16 साल की उम्र में ही पता चला था कि मैं इनका अपना असली बेटा नहीं हूँ। और फिर मुझे और भी ज़्यादा महसूस होने लग गया कि ये जो मेरी माँ मेरे को इस तरीके से व्यवहार करती है मेरे साथ, आखिर उसके पीछे की असली वजह क्या है। जब 16 साल की उम्र में ये मुझे पता चला तो मैं टूट गया बुरी तरीके से और मैं बहुत रोता था, बहुत अकेले में परेशान होता था। मैंने बहुत कोशिश की कि किस तरह से मैं अपने असली माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया उनके पास चला जाऊं, लेकिन उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था मेरे जीवन में। उन्होंने कोई होश नहीं लिया कि हमारा बेटा कैसा है या उसके साथ क्या हो रहा है, उस पर क्या बीत रही है। कि मेरे फादर मेरा कभी कभी सपोर्ट करते थे, लेकिन उनकी कुछ खास चलती नहीं थी।
और मैं बस करता क्या, जैसे जैसे मैंने बीए कर लिया, मैंने एमबीए कर लिया, उसके बाद मैंने बीएड कर लिया और मैं टीचिंग की नौकरी में लग गया। तो नौकरी में मैं लग गया, वहाँ से मुझे थोड़ा सा ऐसा आराम लगने लगा कि भाई मैं कमाने लगा अपना, और थोड़ा सा अपने घर वालों से अलग रहने लगा। तो अब जब ये अलग रहने लगे तो वो जो हर समय का इनको एक टॉर्चर सा महसूस होता था वो तो हट गया, लेकिन तब तक ये अंदर से बुझ चुके थे, एकदम से उदास हो चुके थे। तो इनका वहां पर भी कोई खास दिल नहीं लगता था। नौकरी कर रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी खुश नहीं थे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई ये नौकरी छोड़ दी जाए और किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी की जाए, कि मैं पढ़ना ही शुरू करता हूँ, थोड़ा सा और अपना कुछ देखता हूँ। तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके जो है ना अपनी नौकरी में एक सर्टिफिकेट लगाया, ताकि इनको कुछ समय का ब्रेक मिल गया कि इन्होंने तैयारी करी एग्जाम की, और इनकी वो नौकरी भी बची रही, क्योंकि इनको लोगों ने समझाया कि भाई नौकरी एकदम मत छोड़ो, थोड़ा ऐसा जुगाड़ करो जिससे कि तुम पहले दूसरा एग्जाम दे के देख लो, होता है नहीं होता है। तो इत्तेफाक से इनका ये हो गया, इनकी एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लग गई, जिसमें इनकी काफ़ी अच्छी सैलरी थी, इनका काफ़ी अच्छा पद था उसमें। और उन्होंने पुरानी नौकरी छोड़ दी और फिर इनकी लाइफ थोड़ी और बेटर हो गई। तो ये कमाते थे, जब अपने घर जाते थे तो खूब पैसे वैसे अपनी माँ को देते थे, लेकिन माँ का अभी भी वही रवैया था, पैसे ले लेती थी, वो सब सामान जो ये लेकर जाते थे सब था, लेकिन एक दो दिन ठीक रहती थी, फिर इनके साथ अजीब सा व्यवहार करने लग जाती थी, कि कुछ अजीब सी एक चिढ़ थी, बस अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करती थी। तो एक दिन ये बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए और इन्होंने एकदम आउटबर्स्ट किया कि भाई मेरे को तुम लाए क्यों थे, जब तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना था तो मुझे क्यों लिया था, मेरे माँ बाप के पास मुझे क्यों नहीं भेजा। उन्होंने जितना भी इनके अंदर इतने सालों का भड़ास था वो सब निकाल दिया। तब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, बल्कि और इन्हें ही ब्लेम शेम कराया गया और बहुत ज़्यादा इनके साथ विक्टिम कार्ड प्ले किया गया। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इसी दौरान कुछ समय के बाद इनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद इनकी जो वाइफ आई उनसे भी इनको प्यार नहीं मिला। वो भी अपने अपने में मस्त मौला रहने वाली लेडी, कुछ ज़्यादा केयर नहीं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, तुम में ये कमी है, तुम ऐसे गुमसुम से रहते हो, तुम्हारे साथ ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है, इस तरीके से वो भी इनसे इनके साथ कुछ खास बनती नहीं थी। खैर शादी जैसी भी टूटी फूटी चलती रही, इनके 2 बच्चे भी हो गए। फिर बीच में पता चला कि इनकी पत्नी इनके साथ खुश नहीं रहती है, तो उसका कहीं अफेयर है। तो उन्होंने बहुत समझाया, फिर वो अफेयर ख़त्म हुआ, लेकिन इनकी पत्नी के अफेयर ख़त्म नहीं हुए। इनको अपनी पत्नी के 4-5 अफेयर अलग अलग समय पर पता चलते रहे। तो उससे भी ये बहुत ज़्यादा टूट गया और इनको ये यकीन हो गया कि मेरे को कोई भी प्यार नहीं करता। जो बच्चे हुए इनके वो भी ठीक ठीक, अब बच्चों में कितनी ही समझ होगी और उनके आने से ही क्या ही एक इंसान की ज़िंदगी में एकदम से बदल जाएगा। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी ये चल रही थी और ऐसा करते करते ये 42 साल के हो गए और पूरी तरीके से एक दिन इतना निराश हो गए, इनको लगा कि कहीं चला जाता हूँ, क्योंकि घर में रहकर मेरे से कोई भी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है और बल्कि मैं बुझा बुझा सा तनाव में रहता हूँ। मैं कितना भी अच्छा कमा लूँ, कितना भी अच्छा परिवार के लिए कर दूँ, लेकिन मेरा कोई भी नहीं है, ना माँ है मेरी, ना बीवी है मेरी, बच्चों से भी क्या उम्मीद करूँ। तो बहुत निराश हो गए। अब इतने समझदार थे, अच्छी सरकारी नौकरी थी, इनको लगा कि भाई अगर मैंने ऐसे सुसाइड कर लिया या कुछ भी ऐसा कर लिया तो परिवार पे एक धब्बा लग जाएगा। तो इन्होंने अपना एक प्लान बनाया कि चलो मैं कहीं जाता हूँ और गंगा में जाकर डूब जाऊंगा, ये हो जाएगा कि नहा रहा था आदमी और डूब गया, कि मेरी जो अपनी खुद की इच्छा से मौत है वो एक हादसा बन जाएगी और मेरे घर परिवार पे किसी भी तरीके की आँच नहीं आएगी। लेकिन जिसको ना भगवान बचाना चाहते हैं ना, वो कितना भी प्रयास कर ले उसका बाल भी बांका नहीं होता। तो ये चले गए थे वहां तक भी और ये बिल्कुल प्लान कर चुके थे। उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल प्लानिंग मैंने कर ली थी कि रात को 8 बजे करीब अंधेरा हो रहा होगा, मैं तब जो है ना वहाँ जाऊँगा घाट के किनारे, और इस तरीके से मैंने पूरा मन बना लिया था, प्लानिंग कर ली थी। लेकिन वहीं पर इनको घाट पर एक बाबा जो बांसुरी बैठे हुए बजा रहे थे, और ये वहाँ पर जब घाट पे इन्होंने बताया कि वहाँ पर जब ये डूबने के लिए उतर रहे थे धीरे धीरे, तो वो बाबा बांसुरी छोड़कर इनके पास आए और बोले बेटा यहाँ पर बैठ।
क्या कर रहा है, रात को पानी की तरफ क्यों जा रहा है, इस तरह से उनसे पूछा। तो बस इतनी देर थी कि ये फूट फूट के रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। और इन्होंने बताया मैडम मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने बाबा को सब कह दिया। मतलब जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें मैंने बाबा को कह दी, और बाबा भी सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और बस कुछ बोले नहीं, और बस मुझे समझा बुझा के भेज दिया कि जा, तेरी जिंदगी थी इसीलिए मैंने तेरा हाथ पकड़ा, और अब तू इसे भगवान का आदेश मान, तू जा। और उन्होंने ही बताया कि इस चीज के भी डॉक्टर होते हैं, तू जाके इलाज कर अपना, तू अपने मन की बात कह। और वो बात इनके दिमाग में इतना ज्यादा गहरा असर कर गई पॉजिटिवली कि जैसे ये ईश्वरीय संकेत हो, और इन्होंने उसी पल डिसाइड कर लिया कि अब हार नहीं मानूंगा, कि शायद मैं डिप्रेशन में आ गया हूं और मुझे इलाज की जरूरत है। तब ये मेरे पास आए। तो ये जो सारी मैंने इनकी लाइफ की स्टोरी आपको बताई है, ये सब इन्होंने मुझे बताई, और फिर ये तड़फ तड़फ के फूट फूट के रोए, क्योंकि बहुत कुछ भरा हुआ था। तो जब बताया मेरे सामने ये सब चीजें, और पहले वो बाबा जो बांसुरी वाले बाबा थे उनके सामने बताया, बोलने लगे जब उनके सामने बताया तो हल्का हुआ था, आज और ज्यादा हल्का हो गया हो। मैडम मुझे इस चीज से बाहर निकालो, मेरे अंदर का वो जो मेरा बाल रूप है वो रोता है, वो कचोटता है, उसे माँ का कभी वो प्यार नहीं मिला, पत्नी का प्यार नहीं मिल रहा है। मैं नौकरी करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मशीन की तरह चल रहा हूँ, मुझे इंसान बना दो। मैं भी खुलकर वो सब चीजें महसूस करना चाहता हूँ कि ये डिप्रेशन, ये उदासी, ये तो मुझे महसूस हो रही है, लेकिन खुशी वाले इमोशन क्यों नहीं महसूस हो रहे? कि अगर मुझे महसूस नहीं होता तो फिर ये भी क्यों महसूस हो रहा है, ये अजीब सी बेचैनी, घबराहट सी, उदासी सी। तो वो भी नहीं महसूस होना चाहिए था कि अगर मैं बिल्कुल जिंदा लाश बन गया हूं तो। बात तो बिल्कुल सही है कि सारे नेगेटिव इमोशन फील हो रहे हैं और पॉजिटिव ही नहीं हो रहे हैं। तो फिर मैंने इनको बोला कि चलिए आपकी हिप्नोथेरेपी करते हैं, आपका इनर चाइल्ड जो हीलिंग चाह रहा है उसे हील करते हैं, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, एक्सेप्ट कराया जा सकता है, और अब अपने लिए आपको जीना सिखाया जा सकता है, क्योंकि जो भी आपके साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए उसकी वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई है, और क्योंकि आपकी ट्रेनिंग में खुद के लिए जीना सीखना मिसिंग था, इसलिए आपको अपने लिए जीना कभी आया नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब मैं जीना सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाइए कि मैं अपने ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस एक हर समय जो ये एहसास बना रहता है इससे बाहर निकालिए। तो इन्होंने पेशेंस रखने का भी वादा किया, इन्होंने वो सारा प्रोसेस फॉलो करेंगे ये भी वादा किया। और जब कोई इंसान इतना रेडी है तो फिर हमारे लिए उस पर काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले हिप्नोथेरेपी से इनको कैथारसिस प्रोसेस में लेके गए, इनके अंदर जो दबी हुई भावनाएं थी वो बाहर निकाली, खूब रोए, 4-5 हिप्नोथेरेपी में रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे, शिकायत करते रहे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, रोता रहता है, शिकायतें करता रहता है, रिपीट करता रहता है, बार 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 वही चीज 4-5 थेरेपी में लगातार चलती रही। फिर उसके बाद अंदर से जब वो सफाई होनी शुरू हो गई तो रोना कम होता चला गया, और फिर सब्र आता चला गया। माफी दिलवाई उस माँ को भी जो उस तरीके का व्यवहार करी थी, उस पत्नी से भी जो बनती नहीं थी, और फिर इनको भी समझाया गया कि आपके पार्ट पर भी, स्पेशली वाइफ को लेकर क्या मिसिंग है, कि आपकी वाइफ है हंसने बोलने वाली, उसको चाहिए कि आप उसके साथ थोड़ा हंसे बोले, घूमे फिरे, आए जाए। आप वैसे एक अच्छे पति हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, सब कुछ अच्छा कमाते हैं सब, लेकिन आपकी पत्नी के इतने बार बार अफेयर हो रहे हैं, और आप देखिए जरा उसके अफेयर्स का पैटर्न। वो सारे आदमी ऐसे हैं जो घूमने फिरने वाले, उसे छोटी मोटी चीज़ें दिलाने वाले, और ये सब चीज़ें हैं। और आप इस पोजीशन पर होते हुए भी कि आपकी इतनी अच्छी सरकारी नौकरी है, और सब कुछ आप जिन लोगों से वो अफेयर चलाती है उनसे कहीं ज़्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप देखने में भी अच्छे, सब कुछ है, लेकिन उसको ये सब नहीं, उसको ये वो चाहिए कि कोई इस पर ध्यान दे, है ना, उसकी कुछ तारीफें करे, घूमे फिरे, उसके साथ एक रियल पार्टनर जैसा बिहेव करे, कंपेनियनशिप उसको वो चाहिए, उसको वो एक लाइफ में ना कुछ तो एक्साइटमेंट, थ्रिल चाहिए। तो वो सब चीज़ों को भी जब बताया गया, समझाया गया, और खुद के लिए कैसे जीते अपने अंदर की, कुछ तो आपके शौक होंगे, हॉबीज होंगे, पहनने ओढ़ने की, घूमने फिरने की, कुछ आप सुबह से शाम तक बस अपना काम ही करते हैं, बाकी आपके कोई खास दोस्त नहीं है, कोई हॉबीज नहीं है, कुछ भी तो नहीं है आपकी लाइफ में, कहाँ से वो अच्छी हैप्पी फीलिंग्स जनरेट होंगी?
तो वो सब चीज़ें जब उनको बताई, उनका फोकस धीरे धीरे शिफ्ट कराया, क्योंकि अब एक आदमी जो 40 पार कर जाता है, 42-43 की उम्र में पहुंच गया है, उसके लिए सब तरीके की शुरुआत करना इतना आसान नहीं होता। पर जिसने ठान ही लिया हो कि करना है तो करना ही है, वो कोशिश करता है। तो पत्नी की तरफ से भी अब ये हुआ कि जब मेरा पति बिल्कुल ही इतना बीमार है कि भाई उसका इलाज चल रहा है, और उनको भी समझाया गया बुलाकर कि भाई आपके जो ये 4-5 रिलेशनशिप बने, चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अगर आप इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहती हैं तो आपको वापस अपने पति के पास पूरी ईमानदारी से लौटना ही होगा। क्योंकि अब उनके हस्बैंड, जिनका ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा था, इस पोजीशन में आ गए थे, इतना बोल्ड हो गए थे कि अगर भाई ऐसा ही है तो मेरे साथ खुश ही नहीं हो तो फिर मुझसे अलग हो जाओ। लेकिन अब मैं निराश होकर अपना जीवन खत्म नहीं करूंगा। अब या तो मेरे साथ खुशी खुशी रहो, ईमानदार रहो मेरे साथ, और नहीं तो फिर अलग हो जाओ। अब मुझे अपने लिए जीना आ रहा है। तो जिनको कोई शौकों का पता ही नहीं था, उनके अंदर से उनके शौक ढूंढवाए, फिर उनको वो सब चीज़ें ज्वाइन कराई, नई क्या स्किल्स अपने अंदर और ऐड कर सकते हैं, कपड़े पहनने का तरीका, उठने बैठने, हंसने बोलने, हर चीज़ पर उनके काम किया गया। उन्होंने बोला मुझे सारी लाइफ स्किल्स सिखाओ आप। ऐसा मानो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ, लेकिन मुझे हीरो बनाना है। अब जो इंसान सीखने के लिए तैयार है और जीरो से हीरो का सफर तय करने के लिए तैयार है, उसके ऊपर कुछ भी किया जा सकता है। और करते गए, सीखते गए, हमारी सारी साइकोथेरेपी से उनको हीलिंग मिल गई। वो उस डिप्रेशन वाले जोन से बाहर आ गए, और उससे बाहर आने के बाद जब उनकी लाइफ स्किल ट्रेनिंग हुई, जब उन्होंने वो एक्सपीरियंस करना शुरू किया, जो अंदर से भरा हुआ था वो साफ हो गया, तो फिर बाहर से जब आप कुछ नए एक्सपीरियंस करते हो तो आपकी बॉडी एंड आपका माइंड उसे अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाता है, उसे एक्सेप्ट कर पाता है, और फिर उसकी प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। तो पहले हम खाली करते हैं ताकि नया कुछ भरा जा सके, पर इसे करते 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 लगभग 2.25 साल वो मेरे साथ रहे, और ये देखिए कि आज इतना ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं। जो इंसान गंगा तक पहुंच गया था कि अब मुझे बस समाना है इसमें, वो इंसान अब जिंदगी को इतना प्यार करने लगा है, खुशहाल तरीके से। अब उसे दूसरों के प्यार की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अब अपनी माँ की तरफ नहीं देखते हैं या किसी और से कोई उम्मीद कभी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन एक वो जो था ना अंदर से खालीपन, सूनापन, एक दुख का जो बोझ उनके अंदर था, वो सब खत्म हो गया है। वो समझ गए कि माँ का अपना एक स्वभाव है, माँ को मेरे छोटे भाई से लगाव है, सो है। और ये सब चीज़ें मेरे भाग्य में थी, इसलिए ऐसा होता चला गया। उन्हें अपनी ज़िंदगी से, अपने पैदा करे हुए माँ बाप से भी शिकायत नहीं है, पालने वाले माँ बापों से भी कोई शिकायत नहीं है, पत्नी को भी माफ़ कर दिया है, पत्नी के साथ भी अच्छी तरीके से हंसी खुशी रहते हैं, उस पर विश्वास भी करते हैं, ये नहीं कि उस पर शक करे जा रहे हैं, बच्चों को भी प्यार देते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, अपने को वक्त देते हैं, अपने साथ बेहद खुश रहते हैं। तो ये गजब का, कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो गया है। अब अगला नंबर आपका है। लेकिन उन्होंने बहुत सहा है। देखो ना, एक छोटे से बच्चे ने 7-8 साल की उम्र से ही ये सब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। 16 की उम्र पे उसे पता चला कि जो पाल रहे हैं वो उसके असली माँ बाप नहीं है, तो क्या बीतती होगी। और ऐसे सिलसिला चलता रहा। 42 की उम्र में मेरे पास आए थे। तो मतलब इतना आसान नहीं होता अपनी ज़िंदगी के इतने साल ऐसे निकालना। बट कहते ना, अंत भला तो सभी भला। और सच में आप कुछ भी कर लो, अगर ईश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है तो भाई आपकी ज़िंदगी तो बचेगी भी और आप ट्रांसफॉर्म भी हो जाएंगे। तो कभी भी ऐसे निराश होने की गलती ना करें, दूसरों के जीवन से सीखें। और अगर आपको सच में लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो अपनी हेल्प ज़रूर करें। कई बार आपके बस से बाहर होगा तो किसी की हेल्प लेना भी कोई बुरी बात नहीं होती है। सो माय डियर वंस, इनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि ये बेहद खुशी के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी जी सकें, और आप सीखिए इनके जीवन से, और आप भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इस विश्वास को अपने मन में भर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।